हेलो दोस्तों। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बीकॉम में क्लास 12 में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन है। आए हुए थे एग्जाम्स में। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है डिमांड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। डिमांड चैप्टर 2 है, उसके कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेंशन टू फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। दो ऐसे फैक्टर बताइए जो कि इंडिविजुअल डिमांड को, एक वस्तु के प्रति जो इंडिविजुअल डिमांड है उसे डिटरमाइन करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। चलिए अब इसके आंसर पर प्रकाश डालते हैं। क्या होगा इसका आंसर? दो वो फैक्टर जो कि इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो है पहला वस्तु का प्राइस और दूसरा है कंज्यूमर का इनकम। कोई वस्तु का डिमांड जो है वो निर्भर करता है उस वस्तु का प्राइस क्या है, और उस वस्तु को खरीदने वाले, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर है, उनका इनकम का क्या लेवल है। यदि इनकम का लेवल बढ़ेगा घटेगा तो उनका डिमांड भी बढ़ेगा घटेगा। यदि वस्तु का प्राइस का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, यदि वस्तु का प्राइस में बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ा या घटा, तो उस वस्तु का डिमांड भी बढ़ेगा घटेगा। फॉर एग्जांपल, यदि चीनी का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड घट जाएगा, और यदि चीनी का प्राइस घट गया तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से यदि कंज्यूमर का इनकम भी बढ़ता या घटता है तो उसका प्रभाव चीनी की डिमांड पर हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कस्टमर का इनकम 20,000 था तो वह डेली 100 ग्राम चीनी खाता था, लेकिन उसका इनकम यदि बढ़ जाएगा तो वो चीनी ज़्यादा खाएगा, और उसका इनकम यदि कम जाएगा तो चीनी का डिमांड डेली यदि है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दो फैक्टर बताइए जो कि मार्केट डिमांड को, एक वस्तु का जो मार्केट डिमांड है उसको प्रभावित करते हैं। तो हम जानते हैं बहुत सारे जो इंडिविजुअल डिमांड हैं उसको जब हम लोग सम करते हैं, टोटल करते हैं, जोड़ते हैं, तो मार्केट डिमांड कहलाता है। दो फैक्टर जो मार्केट डिमांड को प्रभावित करती हैं वो हो सकता है चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेज हुआ उसका कारण हो सकता है, और दूसरा कंज्यूमर का जो पसंद है, प्रेफरेंस है, उसमें शिफ्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कस्टमर ने धोती को छोड़ करके फुल पैंट खरीदना शुरू कर दिया। कस्टमर ने धोती को छोड़ करके उसका प्रेफरेंस जो हो गया वो पैंट पर आ गया, फुल पैंट पर आ गया। उसी प्रकार से सिमिलरली इंडियन वुमेन साड़ी को छोड़ करके वेस्टर्न क्लॉथ, टॉप, जीन्स वगैरह पसंद कर दी, तो फिर साड़ी का डिमांड घट जाएगा और वेस्टर्न क्लॉथ का डिमांड बढ़ जाएगा। तो मार्केट डिमांड कस्टमर के प्रेफरेंस पर डिपेंडेंट होता है। और पॉपुलेशन का जो पसंद है, पॉपुलेशन में जो चेंजेज हो गया, एक ऐसा पॉपुलेशन जो किसी वस्तु को पसंद करता है उसमें यदि बदलाव आ जाए तो ये भी मार्केट डिमांड को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कैन द मार्केट डिमांड शेड्यूल इज ऑब्टेन्ड। मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे हासिल की जाती है? द मार्केट डिमांड शेड्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय समिंग द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन अ मार्केट। एक मार्केट में जितने कंज्यूमर हैं उनका कुछ ना कुछ डिमांड है। एक मार्केट में एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ डिमांड है, कंज्यूमर का कुछ ना कुछ डिमांड है, वो डिमांड कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड। इन इंडिविजुअल डिमांड को हम लोग जो ऐड कर लेंगे तो कहलाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जांपल, हॉर्लिक्स एक हेल्थ ड्रिंक है। एक मार्केट में मान लीजिए 10 दुकानदार है, 10 शॉपकीपर है। 10 शॉपकीपर का अलग अलग डिमांड होगा हॉर्लिक्स का, तो वो कहलाएगा, तो अलग अलग, जैसे मान लीजिए पहला जो दुकानदार है उससे
12 पीस चाहिए हॉर्लिक्स 1 किलो जार, दूसरा को 24 नहीं 25 पीस चाहिए। ऐसे ऐसे अलग अलग शॉपकीपर के पास अलग अलग डिमांड होगा हॉर्लिक्स के 1 किलो जार का। तो ये सब कहलाएंगे अलग अलग जो डिमांड है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है उस सब शॉपकीपर का अलग अलग होगा। जब सबको जोड़ लेंगे तो जो आएगा उसे हम बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। आई मीन जितने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हैं उन सबको हम लोग सम अप कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तब हमें मिल जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक्स का सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। द लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि यदि और सारे फैक्टर्स इक्वल रहें, सेम रहें, तो हम लोग यदि देखते हैं कि वस्तु का प्राइस बढ़ गया है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो उस वस्तु का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम जाएगा। किसी वस्तु का यदि प्राइस बढ़ जाता है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीजेस। यदि किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम जाएगा, एंड वाइस वर्सा। और ठीक इसका उल्टा, आई मीन यदि वस्तु का प्राइस घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चीनी का प्राइस 50 रुपीज़ है तो मैं 1 किलो खरीदता हूँ। यदि उसका प्राइस 50 की जगह 40 हो जाए तो मैं 1 किलो नहीं 2 किलो खरीदूँगा, मेरा डिमांड बढ़ जाएगा चीनी के लिए यदि उसका प्राइस 50 की जगह 40 हो जाए। ठीक उसी प्रकार यदि 50 की जगह रेट 60 रुपया हो जाए, 10 रुपया का इंक्रीमेंट हो जाए चीनी के प्राइस में, तो मैं फिर 1 किलो नहीं खरीदूँगा, मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा वो 1 किलो का नहीं रहेगा, वो हो सके तो मैं 750 ग्राम या फिर 500 ग्राम खरीदूँगा, 1 किलो से कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। चीनी के प्राइस बढ़ने के कारण चीनी का जो क्वांटिटी डिमांडेड है मेरा वो कम जाएगा। ये है लॉ ऑफ डिमांड, जो कि इकोनॉमिक्स की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनकम इफेक्ट। आप इनकम इफेक्ट से क्या समझते हो? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर इनकम एज देयर परचेसिंग पावर on their purchasing power and consequently the quantity of goods and services they can afford। इनकम इफेक्ट का मतलब हुआ कंज्यूमर का जो इनकम हुआ, कंज्यूमर का जो इनकम है, आय है, कंज्यूमर का जो इनकम है उसमें जो चेंजेज आया उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके डिमांड पर। इनकम इफेक्ट का मतलब हुआ कस्टमर का जो इनकम है उसमें जो चेंजेज आए, उसमें जो परिवर्तन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके परचेसिंग पावर पर। कंज्यूमर का जब इनकम बढ़ जाएगा तो उसके अंदर ज़्यादा वस्तु खरीदने की शक्ति आ जाएगी। कंज्यूमर का जब इनकम बढ़ता है तो वह ज़्यादा माल खरीद सकता है, उसके परचेसिंग पावर क्षमता बढ़ जाती है। और यदि परचेसिंग पावर की क्षमता बढ़ जाएगी कंज्यूमर का, तो परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दे कैन अफोर्ड, वो इनकम इफेक्ट कहलाएगा। कंज्यूमर का इनकम यदि बढ़ जाएगा तो वह पहले से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा खरीद सकता है। क्वांटिटी जो डिमांड होगा गुड्स सर्विस का वो ज़्यादा हो जाएगा यदि उसका कंज्यूमर का इनकम बदलता है, बदलता मतलब यदि बढ़ जाता है तो। और यदि घट जाएगा, कंज्यूमर का इनकम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, और इसका इम्पैक्ट उसके द्वारा जो उसके परचेसिंग पावर है उस पर देखी जाएगी। इसका कंसिक्वेंट होगा, परिणाम होगा कि उसका जो क्वांटिटी है गुड्स और सर्विस का जो वो डिमांड करता है वो या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, एक नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से आप क्या समझते हो? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द चेंज इन कंज्यूमर परचेसिंग बिहेवियर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो है कंज्यूमर का जो परचेसिंग बिहेवियर है, खरीदने के समय जो कंज्यूमर का व्यवहार होता है उसमें बदलाव, उसमें परिवर्तन को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज अ चेंज इन कंज्यूमर्स परचेसिंग बिहेवियर दैट अकर्स
when the price of one product changes relative to price of the other similar products. एक वस्तु का प्राइस जब बदलता है, एक वस्तु का जब प्राइस बदलता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? When the price of one product changes relative to the price of other similar product, कंज्यूमर का क्या प्रभाव होता है, कंज्यूमर का परचेसिंग बिहेवियर कैसा होता है, ये हम बताते हैं, ये हम समझना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के द्वारा। जैसे मान लीजिए चीनी है और गुड़ है, चीनी और गुड़, तो यदि चीनी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कस्टमर अपना व्यवहार चेंज कर देगा, कंज्यूमर का परचेसिंग बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो जब चीनी का प्राइस बढ़ जाएगा तो गुड़ खरीदना शुरू कर देगा, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। तो चीनी खरीदने वाला कस्टमर का व्यवहार जो है वो बदल जाएगा, कंज्यूमर का जो परचेसिंग बिहेवियर है उसमें परिवर्तन देखी जाएगी। कब? जब प्राइस बढ़ जाएगा चीनी का तो वह उसके सिमिलर प्रोडक्ट, उसके सब्स्टिट्यूशन जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे कि चीनी का गुड़ है, उसे खरीदना शुरू कर देगा, उसे बाई करना शुरू कर देगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन टू एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे दो एक्सेप्शन बताइए जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। टू एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड आर वैल्यूएबल गुड्स। एक हुआ वैल्यूएबल गुड्स। वैल्यूएबल गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं जो आदमी खरीदते हैं अपने चकाचौंध को दिखाने के लिए, अपने पैसा धन दौलत को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वो व्यक्ति जो सोना चांदी वगैरह ज्वेलरी खरीदते हैं, इसीलिए क्योंकि सोना चांदी जो है वो महंगा चीज़ होता है और उन्हें अपने स्टेटस को दिखाना है, इसलिए कुछ लोग जब सोना चांदी वगैरह ज्वेलरी का दाम जब बढ़ता है तब ज़्यादा खरीदते हैं, बिकॉज दे वांट टू शो ऑफ। उन लोगों को दिखावा करना है कि आई एम रिच पर्सन, आई एम वेरी हाई इन स्टेटस इन माई सोसाइटी। तो इसको बोलते हम लोग वैल्यूएबल गुड्स। वैल्यूएबल नाम का जो विद्वान थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ही इसे खोज किया था, इसलिए इसके कहते हैं हम लोग वैल्यूएबल गुड्स। वेयर डिमांड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू देयर परसीव्ड स्टेटस और लग्जरी वैल्यू। क्योंकि वैल्यूएबल गुड्स जो होता है बहुत महंगा होता है, लग्जरी होता है, उसका वो जो खरीदते हैं वैल्यूएबल गुड्स को, वो अपने आप को हाई समाज में स्टेटस ऊंचा समझते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे वस्तु का जब प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, लेकिन वैल्यूएबल गुड्स जो होता है उसका जब प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड घटता नहीं बल्कि डिमांड बढ़ जाता है, बिकॉज दे वांट टू शो ऑफ। जैसे एप्पल का आईफोन है, उसका प्राइस जब बढ़ेगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग शो ऑफ करना चाहेंगे कि मैं बहुत अमीर हूँ, और वो जब कमेगा तब नहीं, लेकिन बढ़ जाएगा प्राइस तब ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। दूसरा है गिवन गुड्स। दूसरा एग्जाम्पल है गिवन गुड्स। दूसरा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का गिवन गुड्स। गिवन गुड्स पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है, अर्थात गिवन गुड्स भी एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि गिवन गुड्स में भी जब प्राइस बढ़ता है गिवन गुड्स का तो कस्टमर का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण गिवन गुड्स जो होता है वो क्या होता है, गिवन गुड्स का जब प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड से आप क्या समझते हैं? चेंज इन डिमांड क्या होता है? चेंज इन डिमांड refers to a shift in the entire demand curve caused by the factors such as changes in consumer preference, income, population or the prices of related goods. चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड में परिवर्तन। चेंज इन डिमांड का मतलब हुआ जो पूरा डिमांड कर्व है उसमें शिफ्ट होना, पूरे इंटायर डिमांड कर्व में शिफ्ट हो जाना, चेंज हो जाना, क्या कहते हैं हम लोग चेंज इन डिमांड। जब डिमांड कर्व में परिवर्तन दिखा जाए, शिफ्ट दिखा जाए, तो इसे हम लोग कहेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड के पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर की पसंद है उसमें बदलाव आ जाना, कंज्यूमर का इनकम में बदलाव आ जाना, जो पॉपुलेशन है
उसमें बदलाव आ जाना, या फिर जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस में बदलाव आ जाना। जैसे कि यदि यदि डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो व्हीकल्स है, जो फोर व्हीलर्स है, जो टू व्हीलर्स है, उनका डिमांड गिर जाएगा। व्हीकल्स का डिमांड, फोर व्हीलर टू व्हीलर का डिमांड गिर जाएगा, कम जाएगा यदि प्राइस बढ़ जाए डीजल और पेट्रोल का। सिमिलरली इसका अपोजिट भी हो सकता है, यदि पेट्रोल और डीजल का प्राइस गिर जाएगा तो फोर व्हीलर्स का, टू व्हीलर्स का डिमांड बढ़ जाएगा। तो चेंज इन डिमांड कैसे होता है? तो चेंज इन डिमांड के पीछे फैक्टर्स होते हैं, कंज्यूमर का पसंद, कंज्यूमर का इनकम, पॉपुलेशन और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में बताया अभी, फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स एंड प्राइस एंड पेट्रोल, इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो रिलेटेड गुड्स के कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में क्या अंतर है? इन्फीरियर गुड्स आर दोज, इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं, वो माल होते हैं जिसका डिमांड बढ़ जाता है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसका डिमांड घट जाता है जब कस्टमर का इनकम बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 50 रुपीज़ का चावल खाते हो जब आपका इनकम 10,000 रुपया है। जब आपका इनकम 10,000 रुपया है पर मंथ, तो आप 50 रुपये वाला चावल खाते हो। लेकिन आपका इनकम यदि 10,000 की जगह 15,000 हो जाए तो आप 50 वाला चावल नहीं खाओगे, आप बोलोगे कि मैं 50 वाला चावल नहीं खाऊंगा, 60 वाला चावल खाऊंगा। 60 रुपये किलो जो चावल है मैं उसको खरीदूंगा, उसको खाऊंगा। तो यहाँ पर जो आप छोड़ दे रहे हो, जो पहले आप खरीदते थे 50 रुपये किलो चावल, वो इन्फीरियर गुड्स का एग्जाम्पल होगा। वो गुड्स इन्फीरियर गुड्स बन जाएगा 50 रुपये वाला चावल, क्योंकि आप उसको छोड़ रहे हो, क्योंकि आपका इनकम 10,000 की जगह 15,000 हो गया। मतलब कंज्यूमर का जब इनकम बढ़ जाता है तो जो गुड्स को वो छोड़ देता है खरीदना, उसे हम लोग बोलेंगे इन्फीरियर गुड्स। यहाँ पर 50 रुपये वाला चावल इन्फीरियर गुड्स का एक एग्जाम्पल है। ठीक इसका अलग जो हम बात कर रहे हैं गिवन गुड्स, वो गुड्स एक स्पेशल टाइप का गुड्स होता है। इसकी खोज इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, गिफिन, उन्होंने खोज किया था, इसलिए इस गुड्स का नाम गिफिन गुड्स है। गिफिन गुड्स भी एक प्रकार का इन्फीरियर गुड्स होता है जिसका डिमांड बढ़ जाता है यदि उसका प्राइस बढ़ जाए। तो प्राइस बढ़ता है तो गिफिन गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। इस पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। गिफिन गुड्स एक स्पेशल टाइप के इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिसका डिमांड बढ़ता है यदि उसका प्राइस बढ़ जाता है, लीडिंग टू अ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट आउटगोइंग द नेगेटिव सब्सटेंस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस से आप क्या समझते हो? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस जो है इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट एंड एक्चुअल प्राइस दे पे। कंज्यूमर सरप्लस जो होता है उस डिफरेंस को कहते हैं जब कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो प्राइस देने के लिए तैयार है और उसको जो प्राइस देना पड़ा, दोनों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसे हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। फॉर एग्जांपल, आपको एक मॉल में जीन्स पैंट पसंद आ गया हो और आप उसे खरीदने के लिए 2000 रुपीज़ रेडी हो। आपको वो जीन्स पैंट इतना पसंद आ गया है कि आप उसको 2000 में खरीदने के लिए ऑलरेडी तैयार हो। लेकिन आप जब पेमेंट करने गए तो आपको पता चला उसका दाम तो 1500 है, जबकि उसको आप पेमेंट करने के लिए इच्छुक थे 2000, लेकिन आपको पे करना पड़ा 1500। आपको 500 रुपया बच गया। ये 500 रुपीज़ कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। दैट 500 रुपीज़ इज कंज्यूमर सरप्लस। इट रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर्स गेन फ्रॉम परचेसिंग अ प्रोडक्ट। कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कंज्यूमर का लाभ होता है एक वस्तु को खरीदने में, उसको जो प्राइस कम देना पड़ा जितना कि वो देने के लिए इच्छुक था, विलिंग था। जैसे इस केस में देख सकते हो, यू आर विलिंग टू पे 2000, आप 2000 पेमेंट करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको एक्चुअली पेमेंट करना पड़ा 1500।
इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे, इस डिफरेंस को बोलेंगे हम लोग कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या होता है? डिमांड रिफर्स टू, डिमांड जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस का हमारा डिमांड होता है, दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय, जिसे कंज्यूमर चाहता है और उसे उसके पास उसकी खरीदने की शक्ति भी है। सो डिमांड मीन्स अ डिज़ायर बैक्ड बाय परचेसिंग पावर। डिमांड रेफर करता है उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स और उस सर्विस को जिसको कंज्यूमर इच्छुक है खरीदने के लिए, और उसे इच्छा ही नहीं है बल्कि उसको उस खरीदने का पैसा भी है, इच्छा भी है और उसे खरीदने की शक्ति भी है, चाहे वो एक स्पेसिफिक पीरियड में कोई भी प्राइस हो, उसे हम लोग बोलेंगे डिमांड। सो डिमांड एक्चुअली आर विलिंग, आर डिजायर, जिसे आपको खरीदने की शक्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मल कमोडिटी। एक नॉर्मल क्वांटिटी जो होता है, एक नॉर्मल कमोडिटी क्या होता है? एक नॉर्मल कमोडिटी को हम लोग नॉर्मल गुड्स के भी नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल गुड्स जो होता है या नॉर्मल कमोडिटी जो होता है वो ऐसे गुड्स होते हैं विच डिमांड इंक्रीजेज एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज। जब कंज्यूमर का इनकम बढ़े और उस वस्तु का डिमांड भी बढ़े तो वो नॉर्मल गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप 50 वाला चावल खाते हो, आपका इनकम 10,000 है, आपका इनकम 10,000 की जगह अब बढ़ गया, 5,000 बढ़ गया, अब आपका मंथली इनकम सपोज 10,000 की जगह 15,000 हो गया, और आप 10,000 था तो 50 वाला चावल खाते थे और अभी भी आप 50 वाला ही चावल खाते हो। जब आपका इनकम बढ़ गया तो भी आप 50 वाला चावल ही खा रहे हो। इसका मतलब हुआ कि वो चावल जो है वो नॉर्मल गुड्स है, वो चावल जो है, वो राइस जो है, वो नॉर्मल कमोडिटी का एग्जाम्पल है। तो नॉर्मल कमोडिटी या नॉर्मल गुड्स एक ही बात होता है। वो ऐसे गुड्स को कहते हैं जिस पर कंज्यूमर का इनकम बढ़ने के बावजूद भी उसका उसमें कमी नहीं दिखी जाती है। नॉर्मल गुड्स हो या नॉर्मल कमोडिटी हो, उसका डिमांड घटता नहीं है कंज्यूमर के इनकम बढ़ने के बावजूद। डिस्पाइट द इंक्रीमेंट इन द कंज्यूमर इनकम, इफ द डिमांड फॉर द गुड इज नॉट गेटिंग डाउन, it means that good is an example of normal commodity or normal goods. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इन्फीरियर गुड्स, गिव एग्जाम्पल। इन्फीरियर गुड्स का एग्जाम्पल दीजिए और बताइए क्या होता है, डिफाइन कीजिए। इन्फीरियर गुड्स आर गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज। इन्फीरियर गुड्स ऐसे गुड्स को कहते हैं जिसका डिमांड बढ़ जाता है जब कंज्यूमर का इनकम भी, डिमांड घट जाता है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है। इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं उनका डिमांड घट जाता है जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है। आपका इनकम बढ़ गया तो आप जिस गुड्स को छोड़ दीजिएगा, जिस गुड्स को कम खरीदिएगा, उस गुड्स को कहेंगे हम लोग इन्फीरियर गुड्स। जैसे कि लो क्वालिटी का चावल, लो क्वालिटी का जो मेडिसिन है या कोई प्रोडक्ट है जिसको आप छोड़ना चाहते हो, नॉन ब्रांडेड गुड्स है जिसका कोई ब्रांडिंग नहीं है। आदमी का जब इनकम बढ़ता है तो ब्रांडेड कपड़ा खरीदता है, और जब इनकम घटता है तो वो नॉन ब्रांडेड कपड़ा खरीदना चाहता है। इसका मतलब हुआ इन्फीरियर गुड्स जो होता है वो ऐसे गुड्स होते हैं जिसको कंज्यूमर नहीं खरीदना चाहता है जब उसका इनकम